मृणाल ने नीचे देखा। नीचे उसे सुनहरी वेनम फिश दिखाई दी, जो मृणाल को देखते ही लाल रंग में बदल गई। उस वक्त मृणाल की आंखें भी लाल रंग में चमक रही थी। मृणाल ने चुटकी बजाई और वो वेनम फिश वहां से चुपचाप पलटकर चली गई। आत्रे, तुम ठीक हो? आंखें खोलो आत्रे। वेनम फिश जहरीली होती है, उसने तुम्हें काट लिया, पर तुम ठीक हो जाओगे। मृणाल ने आत्रेय को पानी के अंदर एक चट्टान के सहारे बैठा दिया और उसके पैरों के घाव पर अपनी हथेली रख दी। आत्रेय का जख्म धीरे से भर गया, खून निकलना बंद हो गया, लेकिन जहर अभी भी उसके शरीर में दौड़ रहा था। मृणाल को आत्रेय की वो बात याद आ गई जब हॉस्पिटल में उसने सीपीआर का जिक्र किया था। तुम्हें जगाने के लिए फिर से नियम तोड़ना पड़ेगा। इतना कहते ही मृणाल की आंखें चमकने लगी। मृणाल आत्रेय के चेहरे की ओर झुकने लगी। उसने अपनी उंगलियों से आत्रेय की गर्दन को सहारा दिया और एक बार फिर आत्रेय की बंद आंखों की ओर देखते हुए उसने अपने होंठ आत्रेय के होठों पर रख दिए। मृणाल के पूरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ये एहसास उसे सुकून दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार वो किसी तरह की रुकावट नहीं चाहती थी। उसके होंठ अभी भी आत्रेय के होठों के साथ खेल रहे थे। धीरे से आत्रेय की आंखें खुलने लगी। उसकी आंखों में एक नशा सा छाने लगा। वो अभी भी वेनम फिश के जहर से बाहर नहीं निकला था, पर मृणाल के होठों का एहसास आत्रेय को धीरे धीरे जगा रहा था। वो कुछ पल सिर्फ मृणाल को महसूस करता रहा। वो शांत था। फिर उसने भी मृणाल का साथ देना शुरू किया। दोनों एक दूसरे के होठों से खेलते रहे। दोनों के लिए वक्त थम सा गया था। एक दूसरे के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। पानी में तैरने वाली छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां उन्हें गौर से देखते हुए आसपास मंडरा रही थी। वो दोनों तब तक ऐसे ही खड़े रहे जब तक उनकी सांस न भर गई। आत्रेय ने एक लंबी सांस ली और बोलने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा करना उसके बस में नहीं था। पेशेंट को सीपीआर मिल गया, पेशेंट होश में भी आ गया। अब सुपर ड्राइव की बारी है। इतना कह मृणाल ने एक बार फिर आत्रेय का हाथ पकड़ा और अपने पैरों को पुश करती हुई समुद्र की ओर जाने लगी। चारों ओर दौड़ती छोटी छोटी मछलियां आत्रेय और मृणाल की परछाई को महसूस कर सकती थी। वो दोनों तेजी से ऊपर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद आत्रेय और मृणाल एक बहुत बड़े आइलैंड के ऊपर थे। ऊपर पहुंचते ही मृणाल ने आत्रेय का हाथ छोड़ दिया। आत्रेय अभी भी हॉस्पिटल के उन्हीं कपड़ों में था, एक ढीली ढाली ब्लू रंग की शर्ट और ब्लू पैजामा जो पूरी तरह भीग गई थी। आत्रेय के बाल भी गीले थे। चेहरे पर पानी की बूंदें साफ नजर आ रही थी। वो चारों तरफ घूमकर उस आइलैंड को देख रहा था। वो आइलैंड कम एक पुरानी हेरिटेज साइट ज्यादा नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें जो खंडहर में बदल चुकी थी, पर इस खंडहर और जर्जर इमारत को देखकर आत्रेय इनकी भव्यता का अंदाजा लगा सकता था। मृणाल, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? ये तुम्हारी दुनिया है आत्रेय, मानद्वीप, जो आधी पानी के अंदर और आधी पानी के ऊपर है। एक ऐसा आइलैंड जो इंसान को नजर नहीं आता, पर उसका अस्तित्व है। एक ऐसा आइलैंड जिसे बादल और धुआं छुपा देता है। ये आइलैंड अपने आप में इतना ज्यादा अहम है कि प्रकृति खुद इसे दुनिया और ब्रह्मांड के दूसरे जीवों से बचाना चाहती है। आत्रेय को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ आत्रेय और मृणाल एक अनोखे आइलैंड को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहां दूसरी ओर मिलिट्री हॉस्पिटल में तमस मृणाल और आत्रेय को ढूंढ रहा था। तमस आईसीयू के अंदर पहुंच गया जहां समीर एडमिट था। तमस ने इस बार समीर को अपना शिकार बनाया। समीर के जख्म ठीक हो चुके थे। वो होश में आ चुका था, पर अब भी उसकी आंखें बंद थी।
दवा के नशे में समीर चैन से सो रहा था। तमस ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और समीर की आंखें खुल गई। समीर की आंखें तमस से मिली और लाल रंग में चमकने लगी। तमस के होंठ फड़फड़ाने लगे। समीर उन फड़फड़ाती हुई होठों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। समीर उसकी जबान समझ रहा था। मिलिट्री हॉस्पिटल के पूरे कैंपस यार्ड में तमस को ढूंढा जा रहा था, लेकिन तमस समीर के रूम के बाद बालकनी से छत की ओर जाने लगा। वो छत पर खड़ा उस मिलिट्री हॉस्पिटल कैंपस को देख रहा था। इस हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी रूम में डायरेक्टर अर्जुन सर्वेलेंस एडिटर के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखने में मग्न थे। वो आत्रेय को लेकर परेशान थे। मेरे 3 बेस्ट सोल्जर्स पर एक साथ ये क्या हो रहा है? समीर हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है, कुणाल लॉकअप में और मेरा सबसे बेस्ट सिपाही आत्रेय गायब है। क्यों? कैसे? ये क्या हो रहा है? कैप्टन अर्जुन की तरह तमस के दिमाग में भी आत्रेय घूम रहा था। तुम जहां कहीं भी हो आत्रेय, वापस यहाँ लौट कर तो जरूर आओगे। वो मृणाल तुम्हें कितने दिन तक छिपा के रखेगी, और जब आओगे तो अपने दोस्त समीर से भी मिलोगे। फिर समीर तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। खुद से इस तरह बातें करता तमस वापस अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। कुछ पल बाद वो अंधक के सामने खड़ा था। क्या खबर लाए हो तमस? अंधक अभी वो जिंदा तो है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। मेरा जादू उसके सबसे अच्छे दोस्त के दिमाग में है, और इस बार वो कुछ ऐसा करेगा कि आत्रेय तड़प तड़प कर मरेगा। हम यहीं से उसकी मौत का जश्न मनाएंगे। और अगर वो नहीं मरा तो मैं तुम्हारी मौत का जश्न मनाऊंगा। तुम जानते हो कालकेय को जवाब देना मेरे लिए कितना जरूरी है। कालकेय का नाम सुनकर तमस ऊपर से नीचे तक कांप उठा। कालकेय को आज तक तमस ने भी नहीं देखा था। अंधेरी दुनिया में तमस और अंधक के अलावा गिने चुने 50 सिपाही थे। वो सब कालकेय का नाम सुनते ही डर से कांप उठते थे। कालकेय कौन था, कहां था, किसी को कुछ नहीं पता था। सब ने अंधक के मुंह से सिर्फ उसका नाम सुना था। तमस खुद कालकेय से डरता था। आत्रेय कहां है? तुम काम पूरा किए बिना वापस कैसे आ सकते हो? अंधक आत्रेय कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। ये सब उस मृणाल का जादू है जो मैं उसे देख नहीं पा रहा, और मुझे यकीन है कि आप भी उसका पता नहीं लगा सकते। मृणाल, खूबसूरत मृणाल, अंधक को अंधेरी दुनिया में धकेलने वाली मृणाल, उससे तो मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। मृणाल हॉस्पिटल आई थी, मैं उसकी मौजूदगी का एहसास कर सकता हूँ। वो आत्रेय को बचा रही है। अंधक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अपने उस काले अंधेरे किले की छत पर खड़ा अंधक हाथ फैला गोल गोल घूमने लगा। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। तमस उसके सामने किसी बच्चे की तरह डर रहा था। वो आत्रेय को नहीं बचा रही, वो तो अपनी कालपी को मुसीबत में डाल रही है। आपकी क्या योजना है अंधक? मेरी अंधेरी जमीन पर कितने सिपाही है तमस? 50। सबको तैयार रहने का हुक्म दो। अब 1000 साल के बाद अंधक की सेना इस नगरी से बाहर निकलेगी। और आप? अंधक नाराज हो गया और तमस की गर्दन पकड़ ली
और उसे हवा में टांग दिया। मेरी दुखती रग पर हाथ रखकर मजा लेना चाहते हो? जानते हो मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, फिर भी सवाल पूछ रहे हो? नहीं अंधक, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो सिर्फ वो रास्ता पूछ रहा हूँ जो आपको इस दुनिया से निकाल सके। अंधक ने तमस की ओर देखा। वो डर से कांप रहा था। अंधक ने तमस की गर्दन छोड़ दी और वो जमीन पर गिर गया। वो रास्ता मृणाल और आत्रेय से होकर जाता है। वो दोनों ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। तमस और अंधक किस रास्ते की बात कर रहे थे? तमस अपनी सेना कहां भेजने वाला था? क्या उसकी सेना अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देगी? और मृणाल आत्रेय को कहां ले गई थी? क्या था आत्रेय का पास्ट? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। मृणाल और आत्रेय अभी भी उसी आइलैंड में खड़े थे जिसे मृणाल ने मानद्वीप कहा था। आत्रेय उसी जगह से एक गहरा कनेक्शन फील कर रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मृणाल, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बता रही हो, पर क्यों? मुझसे सुनकर क्या करोगे आत्रेय? जब तक तुम खुद याद नहीं कर लेते, खुद नहीं पहचान लेते, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मानद्वीप के रहस्य के बारे में मैं क्या, तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं जानता। तो सब कुछ तुम्हें याद करना होगा, और बहुत कुछ मैं अगर बता भी दूं तो समझ नहीं पाओगे। इंतजार करो सही समय का। मानद्वीप का रहस्य? कैसा रहस्य? चलो मेरे साथ। मृणाल एक जर्जर बड़ी सी इमारत के अंदर जाने लगी। आत्रेय भी मृणाल के पीछे चला गया, जिसकी छत करीब 50 फीट ऊंची थी और अब काफी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। अंदर दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाल, तो बाहर गहरे रंग के शैवालों ने उस ऊंची इमारत की दीवार को घेर रखा था। दीवारों पर बनी तरह तरह की आकृति उस इमारत के भव्य इतिहास की गवाह बन रही थी। कुछ दूर यूं ही अंदर जाने के बाद मृणाल ने अपनी स्टिक निकाली और एक पुराने बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ पॉइंट कर दिया। उसकी स्टिक लाल और नीले रंग में चमक रही थी। दरवाजा खुलते ही मृणाल और आत्रेय अंदर चले गए। वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसकी आधी छत और दीवार टूट गई थी। एक किनारे पर कमरे से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मृणाल उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। आत्रेय का ध्यान अभी भी उस कमरे की दीवारों पर लगा हुआ था। आत्रेय, यहाँ नीचे आओ। आत्रेय भी मृणाल के साथ नीचे जाने लगा। यहाँ आत्रेय एक अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था, जो उसकी होकर भी आज उसकी नहीं थी। दूसरी तरफ समीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सीधे अपने फ्लैट आ गया था। कहाँ हो तुम आत्रेय? समीर के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। वो कुछ अजीब सी नजरों से खुद को मिरर पर देख रहा था। Brace yourself for the final showdown, आत्रेय। जहां सफर की शुरुआत तुम करोगे, पर अंत मैं तय करूंगा। समीर के कंधे पर अभी भी उसका एक छोटा सा डफल बैग था। उसने बैग बेड पर रखा और सीढ़ियां चढ़ता छत की ओर जाने लगा। ऐसी ही सीढ़ियों का एक छोटा सा सफर मृणाल और आत्रेय मानद्वीप में तय कर रहे थे। नीचे करीब 15 फीट की गहराई पर एक अजीब सा दरवाजा था। ये क्या है? दरवाजा? वो तो मुझे भी पता है, पर सारे दरवाजे लोहे और लकड़ी के हैं। सिर्फ ये पत्थर से बना है, जैसे अंदर कोई गुफा हो। काफी समझदार हो। अंदर एक गुफा ही है। कैसी गुफा? तुम्हारी गुफा, जहाँ कभी तुम कीमती चीजें रखा करते थे। इसी गुफा में मानद्वीप की बर्बादी, तुम्हारा इतिहास और कुछ बहुत खास छिपा हुआ है, जो इस पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। क्या और कैसे?
आत्रेय उस गुफा के दरवाजे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो इस जगह को पहचानता हो। मृणाल की नजर आत्रेय की ओर थी, पर और कोई भी था जिसकी नजर आत्रेय और मृणाल पर टिकी हुई थी। वो शख्स उसी जर्जर इमारत की सबसे ऊंची दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपका हुआ था, लेकिन इस बार तमस की तरह मृणाल को उसके आने का एहसास नहीं हुआ। मतलब साफ था, उसकी ताकत मृणाल से ज्यादा थी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ, पर इस द्वीप का रहस्य नहीं। तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? और अगर सब इस दरवाजे के पीछे है तो ये खुलेगा कैसे? खुलेगा जब तुम दूसरा स्टेज पार कर लोगे। दूसरा स्टेज कैसे? मृणाल पलटकर ऊपर वापस जाने लगी। आत्रेय भी परेशान हो उसके पीछे चला गया। ऊपर पहुंचते ही मृणाल की नजर आत्रेय पर थी। अब मुझे जाना होगा। नहीं, ये सब क्या है? ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मुझसे इन सब का क्या मतलब है? तुम कौन हो? तुमसे मेरा क्या कनेक्शन है? बताए बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। समझो आत्रेय, मैं कालपी से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। ये कालपी क्या है? और आधी अधूरी बात बताने का क्या मतलब है? आत्रेय को परेशान देख मृणाल ने आत्रेय के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसने अपनी जेब से वही ट्रायंगल शेप्ड यंत्र निकाला और आत्रेय के हाथों में दे दिया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? हॉस्पिटल में तुम्हारे सारे सामान के साथ था। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये तुम्हारे उस खास वेपन का अहम हिस्सा है। कैसा वेपन? तुम्हारा वेपन, मानद्वीप के सबसे बड़े योद्धा का खास हथियार, जो शायद उस गुफा में कैद है, और ये यंत्र उस हथियार को पूरा करेगा। कैसा वेपन? कैसे खुलेगी गुफा? मेरे सर में दर्द हो रहा है और अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। आत्रेय से अब उलझन और मृणाल की पहेलियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे परेशान देख मृणाल ने उसके हाथों में यंत्र रख दिया। आंखें बंद कर इस यंत्र और इस जगह को महसूस करो आत्रेय। तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या बकवास है? आत्रेय ने परेशान होते हुए वैसे ही किया जैसा मृणाल कह रही थी। आंखें बंद करते ही आत्रेय को समुंदर की लहरें साफ सुनाई देने लगी। इन्हीं लहरों को सुनता आत्रेय एक अनोखी दुनिया में खो गया। वो अपने एक बीते कल को अपनी आंखों के सामने घटता देख रहा था। उसने अपनी आंख खोली तो मृणाल वहां नहीं थी। आत्रेय उस आइलैंड पर अकेला खड़ा था, पर इस बार आइलैंड बेजान और मरा हुआ नहीं था। साफ और खूबसूरत नजर आ रहा था, जहां की हर चीज चमकदार और आलीशान दिख रही थी। हजारों लोग उस आइलैंड पर रहा करते थे। उनके कपड़े भी अजीब थे। उसने टाइट फिटिंग लेदर बॉटम और हाई हील्स बूट्स के साथ एक ढीला सफेद कुर्ता पहना हुआ था। वो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा था। हम अंधक से जीत गए। आगे भी हर बुराई पर जीत हासिल करना मानद्वीप का लक्ष्य है। आत्रेय की इस बात पर सब ताली बजाने लगे। आज मानद्वीप में मौजूद हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। आज मानद्वीप में सभी आत्रेय की जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक तेज आवाज हुई और सबका ध्यान समुद्र की लहरों की ओर चला गया। आसमान को छूती इन बड़ी लहरों के साथ एक नीले रंग का जहाज पानी से ऊपर आया। उसका शोर दिल दहलाने वाला था। लहरें जैसे ही शांत हुई, सबने देखा उस विचित्र जहाज में अंधक, तमस और उसकी सेना बैठी हुई थी। ये क्या देख रहा था आत्रेय? अंधक और तमस आगे क्या करने वाले थे? क्या आत्रेय मानद्वीप और अपनी सारी पहेली सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। अंधक को तमस और उसकी सेना के साथ देख मानद्वीप के सारे सिपाही सतर्क हो गए। सबने अपने अपने हथियार निकाल लिए।
वहीं आत्रेय के हाथ में एक खास हथियार था जो दिखने में किसी चाकू के आकार का नजर आ रहा था, पर उसके ऊपर 3 छोटी छोटी खोपड़ियां बनी हुई थी। अंधक जहाज में खड़ा आत्रेय को घूर रहा था। तुम्हें क्या लगा आत्रेय, तुमने मुझे एक छोटी सी लड़ाई में हरा दिया तो मैं किसी कोने में दुबक कर बैठ जाऊंगा? मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। तुम्हें दोबारा हारने का शौक है तो मुझे तुम्हें दोबारा हराने में कोई तकलीफ नहीं है, पर तुमने दिन गलत चुन लिया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अंधक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसने इशारा किया और उसके खूंखार सिपाही जहाज से आइलैंड पर कूदने लगे। तमस भी हवा में उड़ता हुआ आइलैंड पर आ गया। अंधक सबके सामने आकर खड़ा हो गया। अंधक ने अपना वो विचित्र हथियार निकाला जो 3 जगह से टेढ़ा और एक बड़ी सी छड़ी जैसा था। उसने महल के पीछे दिखाई दे रहे बड़े सफेद पहाड़ों को निशाना बनाया और वो पहाड़ एवलांच के बर्फ की तरह ढहता हुआ महल के ऊपर आ गया। एक तेज झटका सबने महसूस किया और सब लड़खड़ाने लगे। आत्रेय के सभी सिपाहियों ने अपने हथियार निकाल लिए। उन सब के कपड़े आत्रेय की तरह ही सफेद थे। सबके हाथों में सफेद हथियार था। आत्रेय और अंधक के सिपाही एक दूसरे से मिल गए। तमस अकेला मानद्वीप के 10 सिपाहियों से लड़ने लगा और आत्रेय खुद अंधक से भिड़ गया। आत्रेय ने अपने अनोखे हथियार का इस्तेमाल अंधक पर किया। पहले ही वार से अंधक समुद्र में जा गिरा। अंधक के पीछे आत्रेय ने भी छलांग लगाई और वो भी समुद्र में पहुंच गया। जैसे ही अंधक और आत्रेय के वो दिव्य हथियार आपस में टकराए, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें ऊपर की ओर उठने लगी। आत्रेय की सेना भी अंधक की सेना पर भारी पड़ रही थी। वहीं सब की नजरों से दूर अंधक और आत्रेय पानी में ही लड़ रहे थे। इस बार आत्रेय ने अंधक पर वार किया तो उसने आसमान से बिजली की ताकत भी खींच ली और अंधक पर बरसाने लगा। अंधक पानी में किसी मछली की तरह तड़प रहा था। अंधक की जान हलक में लटकी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अंधक की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर आत्रेय के सामने खड़ा हो सके। कहा था ना, तुमने दिन गलत चुन लिया। अब आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हर बार अपनी हरकत पर अफसोस करोगे और तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, तुम्हें तो अभी कैद करना है। आज तुमने अपनी सीमा पार कर दी। आत्रेय ने अंधक को खींचकर उठाया और पानी में तेजी से तैरता हुआ समुद्र के नीचे की ओर जाने लगा। आत्रेय की रफ्तार बहुत तेज थी। वो किसी बिजली की तेज किरण की तरह समुद्र की गहराइयों में उतरता जा रहा था। उसकी मुट्ठी में कैद अंधक भी साथ साथ बहता जा रहा था। तुम्हारी दुनिया ब्रह्मांड का यह अंधेरा कोना है और तुम यही अच्छे लगते हो। यहाँ से बाहर तुम्हारी ना तो कोई औकात है और ना कभी होनी चाहिए। अंधक अधमरा सा आत्रेय के शिकंजे में फंसा हुआ था। वो जानता था कि आत्रेय उसके साथ अब क्या करने वाला है। देखो मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की चिंता तुम मत करो, मुझे मेरा अंजाम पता है। आत्रेय ने अंधक के हाथों से उसका वो अनोखा हथियार छीन लिया जो 3 जगह से टेढ़ा और बहुत विचित्र सा था। आत्रेय ने उस अंधेरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे पर अपनी मुहर लगा दी। अपने हथियार और खुद अंधक के हथियार का इस्तेमाल कर उसने वो दुनिया अंधक के लिए बंद कर दी। नहीं, नहीं, नहीं आत्रेय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आत्रेय, मुझे बाहर निकालो। आत्रेय अंधक के उस हथियार के साथ वापस अपनी दुनिया में आ गया।
इस जंग में आत्रेय का मानद्वीप बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अंधक के उस बर्फीले तूफान ने मानद्वीप की खूबसूरती को काफी हद तक खराब कर दिया था। आत्रेय अपनी बर्बाद हो चुकी दुनिया को देखता अपने कमरे के बरामदे में खड़ा था। जो कुछ भी हुआ, कम से कम इस बात का तो सुकून है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा अंधक वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका हथियार कहाँ है मेरे अलावा किसी को नहीं पता, और उस हथियार के बिना अंधक के अंधेरी दुनिया का दरवाजा अंधक के लिए नहीं खुलेगा। आत्रेय आराम से सोने लगा। अपने बिस्तर में लेटे आत्रेय को आज पूरा दिन याद आ रहा था। तभी अचानक आत्रेय को एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे बादल को चीर कर कोई बहुत बड़ा जहाज आइलैंड में उतरा हो। जैसे ही उस जहाज ने आइलैंड पर लैंड किया, एक ऐसी आवाज आई जैसे पूरा आइलैंड समुद्र में डूब जाएगा। और इसी तेज आवाज के साथ आत्रेय नींद से जाग उठा, जो खड़े खड़े ही उसकी आंखों में जगह बना चुकी थी। घबराहट में उसने आसपास नजर घुमाई तो ना कोई जहाज था, ना कोई सेना। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मानद्वीप खंडहर बन चुका था और सामने उसके मृणाल खड़ी थी। उसने मृणाल का हाथ कस कर पकड़ लिया। आत्रेय की मुट्ठी में अभी भी वो ट्रायंगल शेप का यंत्र कैद था। क्या जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था? और तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो अच्छा खासा चल रहा था, फिर मुझे नींद कैसे आ गई? तुमने मानद्वीप का जो भी नज़ारा अभी देखा वो सब आज से 500 साल पहले की बात है। उस रात के बाद इस द्वीप में कभी सवेरा नहीं हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, कौन आया था। तुम्हारे खूबसूरत द्वीप को नरक जितना बंजर किसने बना दिया? किसने तुम्हारे सारे लोगों को खत्म कर दिया? क्या मतलब? 500 साल पहले उस रात के बाद तुम दोबारा किसी को भी नजर नहीं आए। पूरे 500 साल बाद मैंने उस दिन तुम्हें समुद्र में देखा, जब तुम्हारी उंगली उस यंत्र से टकराई थी। आत्रेय, 500 साल पहले भी तुम्हारा नाम आत्रेय ही था। तुम इस द्वीप के राजा और सबसे बड़े योद्धा थे। आत्रेय 500 साल तक कहाँ गायब था? क्या थी आत्रेय की जिंदगी की पहेली? उस गुफा के अंदर क्या था? आत्रेय ने अंधक का हथियार कहाँ छुपाया था? उस रात वो कौन सा जहाज मानद्वीप आया जिसने आत्रेय और मानद्वीप की किस्मत बदल दी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। मृणाल के सामने खड़े आत्रेय ने जो कुछ भी देखा था वो हकीकत थी या सच्चाई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर मैंने अभी अभी जो देखा वो सच है तो मैं वहां से यहां तक कैसे पहुंचा? और ये सब वाकई सच है या तुम मुझे गुमराह कर रही हो? ये जगह, वो नज़ारा, क्या तुम वाकई कह सकते हो कि मैं तुम्हें गुमराह कर रही हूँ? आत्रेय अब सब कुछ समझना चाहता था। वो हर पहेली को अभी सुलझाना चाहता था। आत्रेय ने मृणाल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अब बताओ, जो मैंने देखा वो सच है तो मैं वहां से यहां तक कैसे पहुंचा? मेरा कोई परिवार नहीं है। मृणाल फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी। तुम्हें सब पता है मृणाल, तुम सब जानती हो, बस बताना नहीं चाहती। आत्रेय को परेशान देख मृणाल बात को टालते हुए मुस्कुराने लगी। उसने आत्रेय का हाथ पकड़ लिया। दूर एक कोने में छिपी धुती ये सब देख रही थी। उसके सांवले चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। धुती की मौजूदगी से बेखबर मृणाल का ध्यान आत्रेय की ओर था। मृणाल का चेहरा देख आत्रेय समझ गया कि अब एक बार फिर से रॉकेट की तरह उड़ना होगा और फिर मृणाल उसे सवालों के भंवर के साथ छोड़ जाएगी। होल्ड ऑन सोल्जर, वी आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक, बैक टू योर वर्ल्ड। पलक झपकते ही मृणाल और आत्रेय किसी डॉल्फिन के जोड़े की तरह मानद्वीप के जमीन से कूदते हुए समुद्र में चले गए और समुद्र की गहराइयों को बिजली की तरंगों की तरह नापती मृणाल अपने साथ आत्रेय को भी बहा ले गई।
मीलों का ये अनोखा सफर मृणाल और आत्रे ने मिनटों में तय कर लिया। मृणाल और आत्रे एक बार फिर उसी समुद्र के किनारे हॉस्पिटल के ठीक सामने रेतीली जमीन पर खड़े थे। आत्रे ने अब जाकर गौर किया कि उसके पैरों में स्लीपर तक नहीं है, कपड़े ऊपर से नीचे तक भीगे हुए हैं। उसने बुरा सा मुंह बना लिया, पर वो हमेशा देखता था कि जैसे ही मृणाल पानी से बाहर आती थी उसके कपड़े एक पल में ही सूख जाते थे। और अब तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाना चाहती हो? क्या करूं? तुम्हारे पैर में जूते नहीं हैं, पर मेरे जूते मुझे कालपी की राह दिखा रहे हैं। चलती हूँ। इतना तो बताती जाओ, फिर कब मुलाकात होगी? आत्रे अभी कुछ कहता या पूछता उससे पहले ही मृणाल एक बार फिर किसी रोशनी की तरह समुंदर की गहराइयों में खो गई। आत्रे ने अपनी हालत पर गौर किया और हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। अभी हॉस्पिटल में उसके कदम पड़े ही थे कि उसकी मुलाकात कैप्टन अर्जुन से हो गई। तुम कहाँ गए थे आत्रे? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी, तुम बाहर कैसे निकले? मृणाल की पहेलियों में खोया आत्रे भूल गया था कि यहाँ भी उसे जवाब देना होगा। वो चुपचाप आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते खड़ा था और कैप्टन अर्जुन परेशान हो रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आत्रे। और वो अजीब सा आदमी जिसने सारे गार्ड्स को मार दिया, क्या उसी ने तुम्हारे कमरे में आग लगाई? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं सर, बस कमरे में अचानक आग लग गई तो मैं बचते हुए खिड़की से कूद गया था और फिर मैं समुद्र के किनारे से होता हुआ वापस आ रहा था कि बेहोश हो गया। मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज देख ली, पर उसका कुछ पता नहीं चला। वो कमरे के अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहा था, पर बाहर निकलते हुए नहीं। अर्जुन आत्रे को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उसके कपड़े भीगे हुए थे, वो परेशान नजर आ रहा था। थकान भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तुम्हारे लिए दूसरा कमरा रेडी है, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं देखता हूं। वार्ड बॉय, इन्हें इनके कमरे तक ले जाओ। ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिलिट्री हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को 4 गुना और टाइट कर दिया गया था। सब जिस शख्स की बात कर रहे थे उसे तो आत्रे ने देखा तक नहीं था। जो कुछ भी उसने मानद्वीप में देखा उसके बारे में सोचता हुआ वो उस वार्ड बॉय के साथ अंदर चला गया। इस नए कमरे में पहुंचते ही डॉक्टर ने वापस से आत्रे को ऑब्जर्व किया। वार्ड बॉय की मदद से आत्रे ने अपने कपड़े बदले। डॉक्टर उसकी पट्टियां खोलकर कंधे पर लगी चोट को गौर से देख रहा था। सोल्जर, तुम्हारी चोट तो बहुत जल्दी हील हो रही है। आत्रे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थक गया था और कुछ देर सोना चाहता था। ठीक है आत्रे, तुम आराम करो। हॉस्पिटल के बेड में लेटते ही आत्रे को नींद आ गई। वो इतना थक चुका था कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। आत्रे इस बात से अनजान था कि समीर खिड़की के पास खड़ा उसे गौर से देख रहा था। तुम हर बार बच जाते हो, पर मेरे हाथ से नहीं। मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। समीर का चेहरा बता रहा था कि वो इसी वक्त आत्रे को मार डालना चाहता था। उसने देखा आत्रे के रूम के बाहर 4 गार्ड्स खड़े थे। सबके हाथों में राइफल थी। अंदर 2 नर्स अपना काम कर रही थी। समीर जानता था कि इस बार कैप्टन अर्जुन की नजर पूरे मिलिट्री हॉस्पिटल पर गड़ी हुई थी। आज आखिरी बार चैन की नींद सो जाओ आत्रे। इस हॉस्पिटल से निकलते ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। समीर बौखलाते हुए वहां से निकल गया, पर समीर के अलावा कोई और भी था जिसकी नजर आत्रे पर गड़ी हुई थी। धोती भी खिड़की के पास खड़ी उसे गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। आत्रे! धोती आत्रे के पीछे क्यों थी? क्या तमस के बाद धोती आत्रे के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली थी? आत्रे की जिंदगी में आगे क्या होगा? क्या उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। दो दिन बाद आत्रे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आगे उसे और समीर को एक नया मिशन मिला। इस बार कुणाल उन दोनों के साथ नहीं था।
आत्रे के सामने आते ही समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी नजर आत्रे पर ही टिकी हुई थी। वहीं आत्रे पानी को निहारता खुद से सवाल पूछ रहा था। मेरी रियलिटी है क्या? क्या सच मैं 500 साल पहले मानद्वीप में था? और उस गुफा में क्या होगा? अंधा कौन है? और मृणाल, वो तो खुद एक पहेली है, हमेशा उलझन में डाल देती है। समीर की नजरें आत्रे पर ही टिकी हुई थी। बार बार उसका हाथ अपनी गन की ओर जा रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता आत्रे, हमें कुणाल के लिए कुछ करना चाहिए? मैंने बात की थी अर्जुन सर से, पर उनका कहना है कि कुणाल को मेंटल प्रॉब्लम है, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। तुम्हारे खत्म होते ही कुणाल भी ठीक हो ही जाएगा। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आत्रे और समीर मुंबई पहुंच गए थे। इस बार उनके साथ इस मिशन में फीमेल एनएसजी सोल्जर काव्या भी इन्वॉल्व थी। काव्या से आत्रे और समीर की ये पहली मुलाकात थी। वो तीनों रात के अंधेरे में मुंबई सी पोर्ट के किनारे खड़े थे। काव्या का ध्यान बार बार आत्रे की ओर जा रहा था। हेलो आत्रे। हेलो काव्या। ये तुम्हारा पहला अंडर वाटर मिशन है? नो, चौथा। मेरा पहला। फीलिंग नर्वस। समीर अपनी धुन में मग्न था। उसकी नजर सिर्फ काले गहरे अंधेरे पर टिकी हुई थी। वहीं आत्रे ने काव्या की बात का कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने एक स्माइल के साथ इस बात को टाल दिया। आत्रे फील कर सकता था कि काव्या की नजर लगातार उस पर ही टिकी हुई थी और काव्या का लगातार उसे देखना आत्रे को अजीब लग रहा था। तभी सामने से इस मिशन के लीडिंग कैप्टन अखिल आए, जिनका सब काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। आत्रे, समीर एंड काव्या, लिसन अप टीम। हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भारत से जापान जाने वाली एक बहुत बड़ी शिप कंसाइनमेंट पर खतरा मंडरा रहा है। ब्लैक टाइड टेररिस्ट ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। खबर मिली है वो उस कंसाइनमेंट को अंडर वाटर माइंस के जरिए ब्लास्ट करना चाहता है। इससे भारत और जापान के रिश्ते पर असर पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट की डील फाइनल हो चुकी है। कल सुबह कंसाइनमेंट मुंबई सी पोर्ट से निकलने वाली है। उससे पहले आपकी टीम को सी रूट की पेट्रोलिंग करनी होगी। किसी भी तरह का अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, बॉम्ब या कोई भी रुकावट दिखाई दे तो आप सीधे हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके सोल्जर्स, स्टार्ट योर पेट्रोलिंग नाउ। यस सर। आत्रे, समीर और काव्या अपना स्पेशल सूट पहने पानी के अंदर उतरने लगे। उनका सूट दिखने में पैराग्लाइडिंग सूट की तरह नजर आ रहा था, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग, एडवांस्ड वेपन और टेक्नोलॉजी से लैस था। उनके सूट में सोनार सिस्टम भी इनबिल्ड किया गया था ताकि पानी के अंदर भी कम्युनिकेशन और सिग्नल भेजा जा सके। डोंट मिस अ सिंगल माइनर डिटेल टीम। आत्रे, समीर और काव्या 3 अलग अलग लोकेशन पर तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन तीनों की नजर हर एक चीज पर टिकी हुई थी। अचानक सर्विलेंस ड्रोन, जो उनके मिशन की एक अहम कड़ी थी, वो टीम लीडर आत्रे को सिग्नल भेजने लगी। आत्रे अलर्ट हो गया। आत्रे ने वो सिग्नल काव्या और समीर को फॉरवर्ड कर दिया। उन दोनों के कानों में एक अजीब सी ट्यून बजने लगी थी। इस बात का संकेत थी कि काव्या और समीर को आत्रे की भेजी लोकेशन पर तुरंत पहुंचना था। काव्या तक सिग्नल पहुंचा तो वो तेजी से आत्रे की ओर जाने लगी, लेकिन समीर पानी के अंदर जाते ही और ज्यादा अजीब नजर आ रहा था। उसने आत्रे का सिग्नल नोटिस किया, पर फिलहाल उसे इग्नोर कर दिया। वो आसपास तैरती हर छोटी मछली को घूरता जा रहा था। समीर ने एक लाल रंग की चमकदार मछली को तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और अपनी ऑक्सीजन पाइप निकालकर उसे कच्चा चबा कर निकल गया। उसके होठों पर खून साफ नजर आ रहा था, जो समुद्र के पानी में थोड़ी ही देर बाद धुलकर साफ हो गया। आत्रे की नजर काव्या पर पड़ चुकी थी। उसने इशारे से नीचे पड़े एक काले रंग के मेटल ऑब्जेक्ट पर उसका ध्यान फोकस किया। वो दोनों उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे। समीर दूर से उन दोनों को देखता हुआ बड़े आराम से आत्रे के पास ही आ रहा था। समीर ने एक काले रंग का चाकू बाहर निकाला। चाकू सीधा ना होकर 3 जगह से मुड़ा हुआ था, लेकिन वो इतना धारदार था कि स्किन से टच होते ही
बॉडी के आर पार हो सकता था। उस वेपन के खुलते ही एक अजीब सी वाइब्रेशन वाली साउंड बाहर आई, जिसने आत्रेय और काव्या दोनों का ध्यान समीर की ओर खींचा। वो दोनों समीर की ओर देखने लगे। दोनों हैरान थे। आत्रेय और काव्या सब कुछ समझ गए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सबके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था। समीर ने पास ही तैरती एक बड़ी सी मछली को पकड़ा और उसे जरा सा अपना वेपन से टच किया। वो मछली 3 से 4 टुकड़ों में बट गई और उसे करंट जैसा झटका लगा। वो फड़फड़ाती जमीन पर गिरकर तुरंत मर गई। ये देख काव्या और आत्रेय और ज्यादा डर गए। आत्रेय ने भी अपनी कमर से धारदार इलेक्ट्रॉनिक चाकू निकाला और अलर्ट होकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि भागने का कोई मतलब नहीं था। अगर वो भागता है तो समीर उस पर पीछे से वार कर सकता था। आत्रेय ने काव्या को अपने पीछे कर दिया। गॉगल से झांकती उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, पर वो पूरी हिम्मत के साथ समीर से लड़ने को तैयार था। समीर तेजी से आत्रेय के ऊपर किसी बड़ी सी खतरनाक मछली की तरह झपट पड़ा। वो अपना खास हथियार आत्रेय के सर के आर पार कर देना चाहता था। आत्रेय ने भी इस बार अपने इलेक्ट्रिक चाकू से समीर के कंधे पर वार किया। समीर के कंधे से खून बहने लगा। समीर ने अपने कंधे की ओर देखा और बिना किसी रिएक्शन के दोबारा आत्रेय पर झपट पड़ा। समीर का वेपन जैसे ही आत्रेय की कलाई से टकराया, आत्रेय के हाथों से खून बहने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कलाई जमीन पर टूट कर गिर जाएगी। आत्रेय का चाकू पानी में गिर गया। समीर ने आत्रेय के पेट में अपना वो वेपन घुसा दिया। आत्रेय के पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा, तेज झंझनाहट, और ऐसा दर्द उसने आज तक महसूस नहीं किया था। आत्रेय को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई ऊपर से नीचे तक 1000 टुकड़ों में काट रहा हो। आत्रेय के लिए इस दर्द को सह पाना नामुमकिन था। समीर का ध्यान काव्या की तरफ नहीं था। आत्रेय के खून से समुद्र का पानी लाल होने लगा था। आत्रेय की आंखों में समीर को धुंधला सा देख रही थी। तभी काव्या ने अपने चेहरे से मास्क निकाल कर फेंक दिया। वो अचानक ही तेजी से पानी में तैरने लगी और समीर के चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। आत्रेय खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो अपना ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा काव्या एक तूफान की तरह समीर के चारों ओर गोल गोल घूमती हुई रेत के अंदर चली गई, और जब वो वापस आई तो समीर की बॉडी के 4 टुकड़े हो चुके थे। खून से पूरा समंदर लाल हो चुका था। समीर की बॉडी रेत में बिखर कर दफन हो गई। आत्रेय की आंखें भी बंद हो गई। कौन थी काव्या? क्या वो आत्रेय को बचा पाएगी? और अपने दूसरे मोहरे समीर के मरते ही तमस और अंधक आगे क्या करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। मृणाल, जो अपने महल के आलिशान बिस्तर पर आराम से सो रही थी, उसकी आंखें अचानक ही खुल गई। उसकी जुबान पर एक ही नाम था, आत्रेय। मृणाल उठी। उसने अपने जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गई। उसने बिना कुछ सोचे अपने पैरों पे दबाव डाला और किसी रॉकेट की तरह तेजी से समुद्र की गहराइयों को नापती हुई ऊपर की ओर जाने लगी। मिनटों में मृणाल वहां खड़ी थी जहां समीर की बॉडी के दर्जनों टुकड़े पड़े हुए थे। वो नजारा इतना भयानक था कि मृणाल ने अपनी नजर फेर ली। उसकी आंखें चारों ओर आत्रेय को ही ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं नजर नहीं आया। तुम यहीं थे आत्रेय। मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता, पर तुम कहाँ चले गए? मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? कुछ तो गलत होने वाला है, पर क्या? यहाँ मृणाल आत्रेय को ढूंढ रही थी। वहां आत्रेय उस जगह से कई मील दूर पानी के ही अंदर काव्या की बाहों में था। काव्या ने बेहोश आत्रेय को थाम लिया था। वो भी मृणाल की तरह पानी में सांस ले सकती थी, तेजी से तैर सकती थी। आत्रेय का हाथ पकड़े काव्या भी किसी रॉकेट की तरह तैरती हुई
पानी के अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगी थी। आत्रे पूरी तरह से बेहोश था। एक बार फिर उसके शरीर से बहता खून आगे पानी को लाल रंग में रंगता जा रहा था। एक लंबी दूरी तय कर काव्या आत्रे के साथ पानी से बाहर आ गई, पर वो समुद्र का कोई किनारा नहीं, बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड था, धुंध से ढका खूबसूरत आइलैंड जो आज बंजर पड़ा था। आ गए हम वहां जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए। ये वही आइलैंड था जहां कुछ दिन पहले मृणाल आत्रे को लेकर आई थी। एक बार फिर आत्रे मालद्वीप आइलैंड की एक बड़ी सी चट्टान पर लेटा हुआ था। काव्या उसके बगल में खड़ी थी। समीर के साथ हुई फाइट में आत्रे को काफी चोट लगी थी। जगह जगह से खून बह रहा था। जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे। काव्या से आत्रे का बहता खून देखा नहीं गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा आत्रे, ये तो बहुत छोटे से जख्म है, इनका बोझ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। काव्या एक एक कर उसके सारे जख्मों पर अपनी हथेली रखती जा रही थी और काव्या के छूते ही आत्रे का खून थमता जा रहा था। काव्या आत्रे को एक अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे आत्रे उसे अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे आत्रे में एक नशा हो और वो उसमें डूब जाना चाहती हो। काव्या आत्रे के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। आत्रे का शार्प एज फेस काव्या को अट्रैक्टिव लग रहा था। वो आत्रे की बंद आंखों को धीरे से छू रही थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मुझे इस पल का कितना बेसब्री से इंतजार था कि मैं तुम्हें बहुत करीब से महसूस कर सकूं, तुम्हारी नजर और तुम्हारी ताकत के साथ इस दुनिया को देख सकूं। काव्या की आंखों में मदहोशी साफ नजर आ रही थी। उसके पास अपना जादू था। उसने अपनी उंगलियां अनोखे अंदाज में हवा में घुमाई और आत्रे हवा में पंख की तरह उड़ने लगा। काव्या ने मालद्वीप की एक जर्जर इमारत की ओर इशारा किया और आत्रे उड़ता हुआ उसके अंदर जाने लगा। अभी भी आत्रे की आंखें बंद थी। ये वही इमारत थी जिसके अंदर मृणाल के साथ आत्रे पहले भी जा चुका था, पर इस बार उसे होश नहीं था। काव्या एक बड़े से कमरे की ओर आत्रे के साथ जा रही थी। दूसरी तरफ मृणाल ने बेचैनी में पूरा समुद्र छान लिया था। उसे आत्रे कहीं नजर नहीं आया। वो बार बार अपने दिमाग की गहराइयों में जाकर आत्रे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार जैसे किसी ने आत्रे और उसके बीच एक बड़ा सा बैरियर लगा दिया था। ऐसा क्यों है? तुम कहाँ हो? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मृणाल एक बार फिर बिजली की तेज तरंगों की तरह समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई। अपनी हाई स्पीड के साथ भी उसकी नजरें समुद्र के चप्पे चप्पे को देख रही थी। मृणाल को काव्या का अंदाजा नहीं था, पर काव्या मृणाल की तड़प महसूस कर सकती थी। काव्या एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी थी जो आधा टूट चुका था। शीशे में बड़ी बड़ी दरारें साफ नजर आ रही थी। टुकड़ों में बटे अपने चेहरे को गौर से देखती काव्या आत्रे की शीशे में बनती परछाई को भी निहार रही थी। आत्रे उसके ठीक पीछे एक टूटी हुई लकड़ी की नाव पर लेटा हुआ था। अपनी पूरी ताकत लगा लो मृणाल, तुम अब अपने आत्रे को नहीं देख पाओगी और जो सामने आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। दूसरी तरफ आत्रे और उसकी पूरी टीम को ढूंढते हुए नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर्स समुद्र की खाक छान रहे थे, लेकिन उन्हें समीर के टुकड़ों में बटी बॉडी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। समीर को देखते ही एक पैराडाइविंग कमांडो तेजी से पानी से बाहर आया और बाहर टीम के लीडर अखिल खड़े हुए थे। सर, अंदर किसी की बॉडी पूरी तरह से टुकड़ों में कटी हुई है। व्हाट? देखकर लगता है कि कल रात को ही हादसा हुआ है। आसपास का पूरा पानी लाल रंग में रंगा हुआ है। तुम बॉडी या बॉडी पार्ट्स को हाथ मत लगाना। मैं हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करता हूँ। हेडक्वार्टर से ये पूरा केस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की ही एक स्पेशल टीम को हैंडओवर कर दिया गया था। ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, इसलिए लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल था। फॉरेंसिक एविडेंस वैसे ही पानी के साथ खत्म हो चुके थे। उस एक टीम के अलावा भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाकी लापता सोल्जर्स काव्या
और आत्रे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समीर की मौत से अंधक भी जाग गया था। बौखलाते अंधक के हाथ तमस की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समीर की मौत से अंधक भी जाग गया था। बौखलाते अंधक के हाथ तमस की गर्दन पर थे। मर गया तुम्हारा वो प्यादा, एक काम नहीं हुआ तुमसे। अंधक माफ करिए, इस बार मैं खुद उसे मारूंगा, एक आखिरी मौका दे दीजिए। अंधक ने गर्दन से उठाकर तमस को दूर उछाल दिया। तमस अंधक की अंधेरी दुनिया में दूर काली रेत के ऊपर जा गया। अंधक चीखने चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से उसकी अंधेरी दुनिया के काले बादल गरजने लगे। अंधक का गुस्सा देख तमस और बाकी सिपाही डर से कांप रहे थे। जाओ, सिपाहियों को लेकर जाओ, जो चाहे वो करो, खत्म कर दो उसे। इस बार वो जिंदा बचा तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अंधक के डर से तमस 5 सिपाहियों के साथ उस अंधेरी दुनिया से आत्रे की तलाश में निकल गया, पर उसे अभी भी आत्रे का ठिकाना मालूम नहीं था। मृणाल अभी भी आत्रे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इन सब से अनजान आत्रे की आंखें खुल चुकी थी। वो अपने सामने काव्या को देख सकता था। काव्या गहरे लाल रंग की बॉडी सूट में खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मृणाल के कपड़े हुआ करते थे। आत्रे उसे हैरानी से देख रहा था। आत्रे को काव्या याद थी, वो उसकी टीम की मेंबर थी और अब उसका ये बदला हुआ रवैया आत्रे के लिए अजीब था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? तुमने समीर को मार डाला, तुम हो कौन? मैं काव्या, तुम्हारी काव्या। आत्रे, दुनिया भूल जाओ आत्रे, मुझे याद रखो। मैं वो कड़ी हूँ जो तुम्हें आजाद कर सकती है। काव्या अपनी उंगलियां आत्रे के चेहरे और उसकी गर्दन पर घुमाने लगी। पहले जितना आत्रे काव्या को देखकर हैरान था, उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। वो गौर से काव्या को देख रहा था। मेरे साथ खुद को समझना चाहोगे? मेरे साथ आगे बढ़ना मंजूर है तुम्हें? काव्या की आवाज में जादू था। उसकी आवाज, उसका एहसास, आत्रे जैसे सब कुछ भूल गया। काव्या ने इतना कहते ही आत्रे के गालों पर अपने होठ रख दिए। आत्रे की आंखें बंद हो गईं। आत्रे काव्या से बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर वो खुद को उसके सामने बेबस महसूस कर रहा था। काव्या जैसे उस पर कोई जादू कर रही थी। वो काव्या की बात मानता जा रहा था और भले ही वो मानद्वीप में ही था, पर इस बार मानद्वीप पिछली बार की बजाय काफी अलग था। तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम्हारा मुझसे क्या कनेक्शन है? मृणाल भी मुझे यहाँ लेकर आई थी, तुम भी मुझे यहाँ ले आई, क्यों? गलत फहमी है तुम्हारी, और मेरी तुलना उस मृणाल से तो भूल कर भी मत करना। उसकी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। रही बात मानद्वीप की, तो जगह एक है पर डायमेंशन अलग अलग है। आत्रे हैरान रह गया। वो एक ही जगह के 2 डायमेंशन देख रहा था, यानी वो 2 आयामों के बीच ट्रैवल कर रहा था। वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। उसे कुछ खास अंतर समझ नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही जगह के 2 डायमेंशन? ऐसा तो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज और नॉवेल्स में पढ़ा था। क्या ऐसा रियलिटी में भी होता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारी जिंदगी किसी एडवेंचर्स साइंस फिक्शन मूवी का इंटरवल बन गई है? तो क्या ये डायमेंशन का कमाल है? इसीलिए इस बार मानद्वीप में उस गुफा के दरवाजे के बजाय वो बड़ा सा आईना है। हाँ, और पीछे तालाब का पानी नीला ना होकर काला है। हर एक बात, यहाँ तुम 1 घंटा बिताओगे और तुम्हारी दुनिया में 10 घंटे गुजर चुके होंगे, तो कुल मिलाकर हम पिछले 4 घंटे से यहाँ हैं। फिर तुम्हारी दुनिया में लगभग 2 दिन गुजर चुके होंगे। वाह, कैलकुलेशन कमजोर नहीं तुम्हारी। अच्छी बात है, आगे काम आएगी। अब चलो। कहाँ? तुम्हें अनोखी दुनिया की सैर कराती हूँ और सेकेंड स्टेज तक पहुँचने में मदद भी हो जाएगी। पर मृणाल ने कहा था कि सब कुछ वक्त आने पर होगा, मुझे खुद एक्सप्लोर करना होगा। फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? और अभी भी वही सवाल है, तुमसे मेरा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ यहाँ क्यों हो? बल्कि मैं यहाँ क्यों हूँ?
काव्या, जो अभी तक मुस्कुराते हुए बड़े आराम से आत्रेय से बात कर रही थी, दूसरी बार मृणाल का नाम सुनकर भड़क गई और उठकर खड़ी हो गई। मृणाल का नाम मत लो, उसे सिर्फ अपनी कालपी की पड़ी है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वो चलती फिरती मुसीबत है, कब किस तरफ पलट जाए, कब किसे धोखा दे दे, पता भी नहीं चलता। उस पर ज्यादा भरोसा करोगे तो डूब जाओगे। वैसे भी वो पानी की मल्लिका है, डुबाना उसे अच्छी तरह से आता है। आत्रेय जब जब मुसीबत में था तब मृणाल ने उसकी मदद की थी। कुछ हद तक शायद वो उसे पसंद करता था, इसलिए मृणाल के बारे में इस तरह की बातें सुनकर आत्रेय थोड़ा परेशान हो गया। मृणाल, क्या है, छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी मदद कर रही हो या तुम भी मुझे धोखा दे रही हो? क्योंकि आजकल जो मेरे अपने हैं वही मुझे धोखा देते हैं। मतलब मैं तो कंफ्यूज हूं। कभी कभी तो लगता है कि मैं खुद को धोखा ना दे दूं। मैं तुम्हें बहुत से सवालों का जवाब देने यहाँ लाई हूँ जो मृणाल कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मृणाल समय का नियम नहीं तोड़ती और हर नियम तोड़ना मेरी आदत है। तुम नियम तोड़ो या आदत बदलो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा मुझसे क्या कनेक्शन है, पहले ये बताओ। मैं नहीं, तुम पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। हमें कहीं जाना हो तो चल पाओगे, लड़खड़ा तो नहीं जाओगे? खैर, लड़खड़ा भी गए तो संभालना मुझे आता है। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। कहाँ जाना है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा? क्योंकि तुम अपने बारे में सब कुछ जानते हो और मैं इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। पर क्यों? सारे क्यों के जवाब चलते चलते बताऊंगी। अभी हमें निकलना होगा। काव्या भी मृणाल की तरह घुमा घुमा कर बातें कर रही थी और इसी बात से आत्रेय को बहुत चिढ़ थी। मिलिट्री के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले आत्रेय की जिंदगी आजकल उलझनों से घिरी हुई थी। उसके पास दूसरों की बातें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काव्या वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी। उधर मृणाल अपने बाबा उपेंद्र के सामने खड़ी थी। वो इस बार जरूरत से ज्यादा परेशान थी। क्या हुआ है मृणाल? इस तरह टहलने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम बताओगी? आप ही कहते थे ना कि मेरे एहसास, मेरे जज्बात इतने मजबूत हैं कि मैं जिनसे जुड़ जाती हूँ उनके बारे में सब कुछ पता लगा सकती हूँ। फिर आज मैं आत्रेय के बारे में पता क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? वो कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो किसी ना किसी खतरे में है, इस बात का अंदाजा मुझे है। फिर भी बाबा, तुमने ही तो कहा था कि उसे थोड़ा समय देना चाहिए, वो सब कुछ समझ लेगा। तो वो अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? अब आप मुझसे घुमाकर बातें मत करें। मुझे पता है आप जानते हैं कि आत्रेय कहाँ है। बता दीजिए, मैं चैन से बैठ जाऊंगी। मैं उसे परेशान करने नहीं जाऊंगी। उपेंद्र अपनी बेटी मृणाल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसने जिद ठान रखी थी और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। आत्रेय काव्या के साथ है। काव्या? सच में? वो जाग गई? वो तो एक गहरी नींद में सो रही थी। वो कैसे जाग सकती है? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर काव्या जाग चुकी है। धुति और उसके भाई मानस ने मिलकर अपनी बहन काव्या को जगाया होगा। और क्या, मैंने आपसे कहा भी था कि काव्या को भी कहीं कैद कर दीजिए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। मृणाल, वो आयाम और आईने को खूब समझती है। काव्या एक भ्रम है, एक सपना है। वो दूसरों पर काबू कर सकती है, दूसरे उस पर काबू नहीं पा सकते। उसे जागना था, वो जाग गई। पर बाबा, आत्रेय उनकी आदतों से वाकिफ नहीं है। अगर आत्रेय को कोई नुकसान हुआ तो उसने तो अभी सेकंड स्टेज तक पार नहीं किया है। इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है मृणाल। जैसे तुम कभी आत्रेय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही काव्या भी नहीं पहुंचा सकती। क्यों? ये बात तुम जानती हो। इतना कहे उपेंद्र वहां से निकल गए। मृणाल अभी भी इधर से उधर घूम रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि धरती की खाक छानना उसके बस में है, पर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कदम रखना ये मृणाल की ताकत से बाहर था। मृणाल की तरह कोई और भी था जो आत्रेय को लेकर बेचैन था। तमस अपने 5 खूंखार सिपाहियों के साथ अंधेरी दुनिया से धरती में आ गया था। वो चारों तरफ आत्रेय को ढूंढ रहा था, पर आत्रेय कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। काव्या आत्रेय को लेकर कहां जा रही थी? क्या मृणाल आत्रेय को ढूंढ पाएगी?
या उससे पहले तमस आत्रे तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनते रहे इस कहानी का अगला भाग। काव्या ने आत्रेय का हाथ पकड़ा और उसे बड़े से मिरर के सामने ले गई, जो सामने वाली दीवार पर लगा हुआ था। मिरर आधा टूट चुका था। कुछ पल को काव्या और आत्रेय मिरर के सामने खड़े थे। आत्रेय की कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिरर में दर्जनों दरारें थी। आत्रेय दरारों में बटे हुए अपने और काव्या के चेहरे को उस मिरर में निहार रहा था कि तभी आत्रेय को ऐसा लगा जैसे मिरर ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। एक हल्का सा आकर्षण मिरर की तरफ से महसूस होते ही आत्रेय की आंखें बंद हो गई, और जब आंखें खुली तो वो उस जर्जर इमारत में नहीं बल्कि एक लाल बंजर जमीन पर खड़ा था। उसके साथ काव्या भी थी। ये हम कहाँ आ गए? बचपन में साइंस की किताब नहीं पढ़ी तुमने? ये लाल ग्रह है, रेड प्लैनेट, यानी मंगल ग्रह। You mean Mars? Seriously? But why? आत्रेय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगा। वो दोनों मार्स की लाल जमीन पर धीरे धीरे चलते जा रहे थे। मार्स तुम्हारे लिए फिलहाल बेहतर है, क्योंकि पहली ही बार में तुम पूरा ब्रह्मांड तो नाप नहीं सकते। हमारे अर्थ के करीब है इसलिए। और दूसरी बात? अर्थ की तरह डे नाइट साइकिल है। लैंड एरिया, पहाड़ है, तो लाइट पावर को कंट्रोल करने के लिए सरफेस ग्राउंड अच्छा मिल जाएगा। और इतना कहती काव्या आत्रेय के करीब आ गई। जब जब काव्या ऐसे करीब आई तो आत्रेय कुछ पल को थोड़ा ठहर गया और बस उसी को देखता रहा। यहाँ मार्स की डस्ट है, मतलब लाल धूल के बारीक कण जो हवा में डांस करते हैं और लाइट के लिए पैटर्न बनाने में मदद करते हैं। जैसे इस वक्त मेरी उंगलियां तुम्हारी पूरी बॉडी पर डांस कर सकती हैं और हमारे लिए एक नया पैटर्न बना सकती है, बिल्कुल वैसे ही। ये कहती काव्या आत्रेय की गर्दन पर उंगलियां घुमाने लगी। आत्रेय चुपचाप उसे खड़ा देखता रहा। फिर मुस्कुराते हुए काव्या आत्रेय से दूर हट गई। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये प्लैनेट लाल है, इसलिए सफेद रंग की रोशनी को समझने और जानने में यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारी मदद करेगा। तो सब कुछ अच्छे से सीख लेना और फिर वापस आ जाना। अब मुझे जाना होगा। काव्या की बातें आत्रेय को समझ नहीं आई। अभी अभी तो काव्या उसे अपने साथ यहाँ लेकर आई थी और अब वो जाने की बात कर रही थी। आत्रेय हैरानी से उसे देख रहा था, साथ ही इस प्लैनेट को समझने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी नजरें बार बार चारों तरफ दौड़ रही थी। चारों ओर छोटे छोटे लाल रंग के पहाड़ और जमीन पर बिखरी लाल धूल। लाल आसमान के अलावा कुछ भी नहीं था। जहां मरते को पानी देने वाला कोई ना हो, वहां तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लाइट को कंट्रोल करना, रोशनी को अपने काबू में करना आसान नहीं है। मैं किसी ट्यूबलाइट से निकलने वाली लो वोल्टेज रोशनी की नहीं, ब्रह्मांड की रोशनी की बात कर रही हूँ। इसे सीखते ही तुम अपना दूसरा स्टेज पार कर लोगे और बहुत सारी बातें तुम्हें खुद याद आ जाएंगी। इसलिए ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही मेरा यहाँ से चले जाना भी ज़रूरी है। काव्या इतना कह आत्रेय से दूर हटने लगी। अभी तक आत्रेय को ये बात एक मजाक लग रही थी और अब काव्या के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि काव्या उसे इस प्लैनेट में अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। सुनो, देखो, अगर ये कोई ट्रैप है तो तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। मुझे वापस वहां ले जाकर छोड़ो जहां से तुम मुझे लेकर आई हो। आत्रेय को नाराज होता देख काव्या मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए वो 2 कदम और पीछे हटी और अचानक ही किसी तेज रोशनी की किरण की तरह आत्रेय के चारों ओर घूमती हुई वो लाल बादलों में कहीं गायब हो गई। काव्या, काव्या, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? तुम क्या कर रही हो? आत्रेय हैरानी से चारों ओर काव्या को ढूंढ रहा था। लाल रंग भी किसी को वाकई डरा सकता है, इस बात का एहसास आज उसे पहली बार हुआ था। ये लाल बंजर जमीन और लाल आसमान उसे खाने को दौड़ रहे थे। तभी अचानक एक फुसफुसाती हुई सी आवाज उसके कानों में पड़ी।
जैसे ही तुम लाइट को कंट्रोल करना सीख जाओगे, मंगल से धरती का रास्ता तय करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हम मुलाकात अपनी दुनिया में होगी। जल्द आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आत्रेय को सिर्फ ये आवाज सुनाई दी। काव्या उसे कहीं नजर नहीं आई। चारों ओर बिखरा ये लाल रंग और गहरा सन्नाटा उसे परेशान कर रहा था। वो किस ओर कदम बढ़ाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आत्रेय से अनजान मृणाल अपनी दुनिया से बाहर काव्या के ठिकाने की ओर कदम बढ़ा रही थी। समुद्र की गहराइयों के बीच एक वीरान, सुनसान और अजीब सी जगह पर मृणाल पहुंच गई, पर यहाँ का माहौल उसे बेचैन कर रहा था। समुद्र की सतह पर बरसों पुरानी खंडहर सी पुरानी इमारत ने पानी के बीच अपनी जगह बना रखी थी। छोटी छोटी मछलियां उन्हीं इमारत पर लगी काई को खाते हुए घूम रही थी। मृणाल चारों ओर नजर घुमाती धीरे से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसका सामना मानस से हो गया। मृणाल, उपेंद्र की लाडली राजकुमारी मृणाल, आज हमारे इस बंजर जमीन पर क्या कर रही है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, काव्या से मिलना है। काव्या कहाँ है, बताओ मुझे। काव्या मुझसे छोटी जरूर है, पर आज तक मैंने उससे सवाल नहीं पूछा, और वो कहाँ होती है सिर्फ उसे ही पता होता है। तुम इतना तो जानती ही होगी, फिर मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो? मृणाल के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो मानस की बकवास नहीं सुन सकती थी। उसने अपनी छड़ी निकाली और मानस के पैर पर वार कर दिया। मानस को घुटने के नीचे तेज झंझनाहट महसूस हुई और वो घुटने के बल समुद्र की रेत पर बैठ गया। मृणाल, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम लड़ाई का आगाज कर रही हो और आगे फिर जो भी परिणाम होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मृणाल ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और इस बार वो मानस के कंधे पर वार करना चाहती थी। मानस ने अपनी एक छोटी सी चाकू कमर से निकाली और मृणाल की ओर फेंक दी, लेकिन मृणाल झुक गई और मानस का निशाना चूक गया। इस बार फिर मृणाल की छोटी सी स्टिक लाल और नीले रंग में चमकने लगी थी। उसने मानस के लिए अपना ये छोटा सा हथियार उठाया ही था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई ऊपर से तैरता हुआ उसके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। मृणाल बिना मुड़े भी उस परछाई को महसूस कर सकती थी। मृणाल के चेहरे के भाव बदलने लगे। मृणाल शायद उसे अच्छी तरह जानती थी और वो अपने डर को सोच में ना बदलने की दुआ मांग रही थी। पानी की सबसे ताकतवर मृणाल को किसका डर सता रहा था? कौन था मृणाल के पीछे? और क्या आत्रेय वहां कैद हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दिलचस्प कहानी का अगला भाग। मृणाल अभी भी वैसे ही खड़ी थी। तभी मृणाल के पीछे कोई आए। मानस के चेहरे पर उस शख्स को देखकर मुस्कुराहट आ गई। मृणाल को पीछे मुड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो शख्स खुद तेजी से सामने आ गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि धोती थी। धोती को देखते ही मृणाल ने चैन की सांस ली। मृणाल को जिससे डर था वो सामने नहीं आया। अगर आ जाता तो उसे देखते ही मृणाल की जान निकल जाती। ये बंजर और सूना इलाका, तुम यहाँ कैसे? आज रास्ता कैसे भूल गई मृणाल? कालपी के लोग रास्ता नहीं भूला करते, ये तो तुम जैसों का काम है। खैर, मैं यहाँ ये पूछने आई हूँ कि काव्या कहाँ है और उसने आत्रेय को कहाँ रखा है। हमारे बारे में बहुत जानकारी रखती हो ना तुम, तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि काव्या पर हम दोनों का बस नहीं चलता। मृणाल ने मानस के पैर पर वार किया था। मानस अकेले मृणाल से लड़ नहीं सकता था, लेकिन धोती का बल पाते ही उसने मृणाल पर पलटकर वार कर दिया। मानस ने अपने छोटे से वज्र जैसे हथियार से मृणाल के कंधे पर वार किया। मृणाल उस समय धोती से बात करने में मग्न थी।
उसका ध्यान मानस की ओर गया ही नहीं। मृणाल के कंधे को एक तेज झटका महसूस हुआ और वो पानी में ही पीछे की ओर तेजी से जाती हुई एक पुराने खंबे से टकरा गई। इस टकराहट ने पानी में तरंगे पैदा की, जिसका असर समुद्र के छोटे छोटे जीवों ने भी महसूस किया। मृणाल को बहुत तेज गुस्सा आया। कायर हो तुम दोनों, और तुम्हारी वो बहन काव्या भी। तुम सब कायर हो, सामने से वार नहीं कर सकते, पीछे से वार करते हो। और तुम क्या हो? तुम्हारे वो बाबा उपेंद्र क्या हैं? 3 छोटे बच्चों को उनकी माँ के साथ कालपी से बाहर निकाल देने वाले निर्दयी हो तुम। नफरत है हम तीनों को तुम्हारे बाबा से, और खास करके तुमसे मृणाल। इतना कहते ही धोती ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और एक चमकदार तेजी से जलती हुई रस्सी मृणाल के पैरों पर लिपट गई। धोती ने हाथ झटके से खींचा तो मृणाल पीठ के बल रेतीली जमीन पर लेट गई। पर मृणाल पर काबू करना इतना आसान नहीं था। मृणाल के एक इशारे पर उसकी स्टिक ने उस रस्सी को काट दिया। मृणाल किसी बिजली के झटके की तरह उठ खड़ी हुई और उसने सीधे उछलते हुए धोती के कंधे पर वार किया। अब मृणाल, धोती और मानस के बीच एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया था। अकेली मृणाल धोती और मानस से लड़ रही थी। उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। उसने अपनी स्टिक बाहर निकाल ली। उसकी स्टिक वापस से नीली और लाल रंग में चमकने लगी और साथ ही चमकने लगी मृणाल की आंखें। पूरा समंदर कांप रहा था। समुद्र की लहरें तेजी से बहने लगी। समुद्र में तूफान आ गया था। अंदर चल रहा ये युद्ध पूरे समुद्र को हिला रहा था और इसका असर कालपी पर भी पड़ा। मृणाल, वो हमारे दरवाजे पर नहीं आए थे, तुम क्यों उनसे भिड़ गई? विराट, तुम्हारी बहन मुसीबत में है, जाओ उसकी मदद करो। जो करना पड़े वो करो, लेकिन मेरी मृणाल को वापस लेकर आओ। हमेशा गलती मृणाल की ही होती है बाबा। आप उसे कुछ नहीं कहते, इसलिए वो अपनी मनमानी करती है। कालपी के राजा विराट ने अपनी शिकायत उपेंद्र के सामने जाहिर की, लेकिन जब उपेंद्र ने उन्हें घूर कर देखा तो विराट चुपचाप वहां से चला गया। विराट जानता था कि अब मृणाल के पास जाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इधर इन सब से बेखबर आत्रेय काव्या को कोसता उस लाल प्लैनेट पर आगे बढ़ता जा रहा था। वहां अजीब सी गर्मी थी। आत्रेय का गला सूख रहा था, लेकिन पानी का नामो निशान भी नहीं था। ना मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ, ना यहाँ कोई नजर आ रहा है। मुझे उस काव्या की बात नहीं सुननी थी। मृणाल ने सही कहा था, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मृणाल कहाँ हो? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। अचानक आत्रेय को एक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वो खुश हो गया। उसे ऐसा लगा कि अब तक काव्या उससे मजाक कर रही थी और अब वो वापस आ गई है। काव्या, तुम वापस आ गई? काव्या को याद करता आत्रेय अभी पीछे मुड़ता, उससे पहले ही उस शख्स ने आत्रेय की गर्दन पर हल्के से वार कर दिया और आत्रेय बेहोश हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर पीछे था कौन। उस शख्स ने आत्रेय को संभाल लिया और गौर से देखने लगा। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी आंखें भूरी थी। बड़े बालों वाला वो शख्स किसी योद्धा की तरह दिखाई दे रहा था। उसने आत्रेय को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो शख्स हवा में उड़ने लगा। उसके उड़ते ही लाल रंग की जमीन से लाल धूल चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी एक बड़ी सी लाल रंग की इमारत के सामने खड़ा था, जो अपने आप में काफी विशाल थी। लाल पत्थरों से बनी बड़ी इमारत। उस लाल ग्रह से सूरज बहुत करीब था। सूरज की किरणें जब उस बड़ी सी इमारत पर पड़ रही थी तो वो इमारत चमकने लगी थी। एक नजर सूरज की ओर डालते हुए वो शख्स आत्रेय के साथ इमारत के अंदर चला गया।
आत्रेय अभी भी बेहोश था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। उसने एक लकड़ी के बड़े से बिस्तर पर आत्रेय को लिटा दिया और बड़े गौर से उसे देखते हुए बाजू में ही रखे छोटे से लाल रंग के पत्थर पर बैठ गया। उसने चुटकी बजाई और उसकी चुटकी से एक छोटी सी रोशनी की किरण बाहर निकली और आत्रेय की आंखों को हल्के से छूकर वापस दीवार से टकराती हुई उस शख्स की उंगलियों में समा गई। इस रोशनी की आंखों में टकराते ही आत्रेय जाग गया। वो बुरी तरह से परेशान था। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने अपने सर को संभालते हुए बैठने की कोशिश की और सामने देखा। सामने उसे एक बुजुर्ग शख्स नजर आया जो दिखने में मृणाल के बाबा उपेंद्र की तरह था, लेकिन वो उपेंद्र नहीं था। उसका नाम दक्ष था। आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं तुम्हें नहीं लाया, तुम खुद आए हो। अब चलो बताओ इस प्लैनेट पर आने का कारण। 100 साल से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा, फिर तुम क्यों? आत्रेय घूरता हुआ दक्ष को देख रहा था। आत्रेय दक्ष को नहीं पहचानता था, पर सवाल ये थे कि दो उपेंद्र जैसे दिखने वाले शख्स एक साथ दो अलग अलग दुनिया में कैसे हो सकते हैं। पृथ्वी में मौजूद उपेंद्र को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी और यहाँ बैठा उसी का हमशक्ल दक्ष आत्रेय से सवाल जवाब कर रहा था। आत्रेय के सामने बैठा वो शख्स कौन था और क्या मृणाल अकेली लड़ती हुई मानस और धुति से बच पाएगी? आगे मृणाल और आत्रेय का क्या होगा? काव्या कहां चली गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। उस लाल प्लैनेट मंगल पर आत्रेय अपने सामने बैठे उस शख्स को गौर से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मृणाल की आंखें धोती पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त समुद्र की गहराइयों में रेत के फर्श पर लेटी हुई थी। मृणाल की स्टिक और उसकी लाल आंखें धोती पर टिकी हुई थी। वही मानस दूर खड़ा अभी भी मृणाल से लड़ने की कोशिश कर रहा था। मृणाल ने अपनी स्टिक मानस की तरफ घुमाई और उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। दोनों भाई बहन धोती और मानस अब मृणाल के सामने बेबस नजर आ रहे थे। धोती के लिए अपनी इस हार को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मृणाल, तुम चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घुटनों के बल जमीन पर बैठे लोगों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपना मुंह बंद करो, वरना अगला वार सीधे तुम्हारे सर पर होगा। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जहाँ धोती की आंखों में मृणाल के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वहीं मानस की आंखें डर से फटी जा रही थी। काव्या, धोती और मानस, तीनों भाई बहनों में मानस सबसे कमजोर और बुजदिल था और ये बात मृणाल भी अच्छी तरह से जानती थी। अभी मृणाल कुछ करती उससे पहले विराट वहां आ गया। विराट मृणाल के ठीक पीछे खड़ा था। मृणाल को विराट की मौजूदगी का एहसास नहीं था। विराट ने मृणाल के पलटने से पहले ही पीछे से उस पर वार कर दिया। उसी वक्त धोती और मानस ने भी अपनी तरफ से मृणाल पर जोर आजमाने की कोशिश की। धोती ने एक बार फिर अपनी चमकती हुई रस्सी से मृणाल के दोनों पैरों को बांध दिया। रस्सियों से बंधते ही मृणाल फड़फड़ाने लगी। वो अपने पैरों को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, पर विराट के साथ धोती का वार बहुत खतरनाक था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में विराट ने जिस तरह से वार किया था, मृणाल को चक्कर आ रहे थे। मानस ने अपने वज्र से मृणाल के सिर पर वार किया था। विराट ने अपनी ही बहन को धोखा दिया था। मृणाल का सर झंझना उठा। उसे ऐसा लगा जैसे तेज करंट उसके पूरे शरीर पर दौड़ रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बंद होती आंखों के साथ विराट, धोती और मानस के सामने आया। विराट मुस्कुरा रहा था। विराट ने अपनी नजर अपनी बहन की ओर डाली, जो बेहोश थी। बहुत खूब,
तुम दोनों ने मेरी बहन पर कब्जा कर लिया, उस मृणाल पर कब्जा कर लिया जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था विराट, हम तो हार ही गए थे। तो अब इस मदद का बदला तुम दोनों को चुकाना होगा। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। मृणाल को ऐसे कैद करो कि वो कभी समुद्र की इस दुनिया में दिखाई ही ना दे। धुती हैरानी से विराट को देख रही थी। लेकिन अपनी ही बहन के साथ ऐसा करने का क्या मतलब है? तुम मृणाल से किस बात का बदला ले रहे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम अपना काम करो। उसके बदले तुम्हें कुछ और चाहिए तो बोलो। धुती और मानस हैरानी से विराट को देख रहे थे। वहीं दक्ष की नजर आत्रेय पर टिकी हुई थी। आपका नाम क्या है? क्या आप यहीं रहते हैं, वो भी अकेले? दक्ष नाम है मेरा। हाँ, फिलहाल तो मैं अकेला ही रहता हूं। पर तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां क्यों आए हो? इस सवाल के साथ आत्रेय ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे एक बेवकूफ लड़की यहाँ फंसा कर चली गई। उसने मुझसे कहा था कि यहाँ आकर मैं लाइट को कंट्रोल करना सीखूंगा, एक नई पावर सीखूंगा और अपने सेकंड स्टेज को पार करूंगा। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ट्रैप था। लाइट मैनिपुलेटर्स सुनने में कितना फैंसी लगता है ना। ये पावर दुनिया बदल सकती है और खुद को भी। आत्रेय की नजर दक्ष की ओर ही थी। दक्ष लाइट मैनिपुलेशन की बातें कर रहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लाइट मैनिपुलेटर्स सच में होते हैं। लाइट है, कोई फिजिकल वेपन नहीं कि उसे कंट्रोल किया जा सके। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुस्कुराते हुए तेजी से अपनी उंगलियां हवा में घुमाई और चमचमाती रोशनी गहरे अंधेरे में बदल गई। अचानक ही दक्ष की उंगलियों से एक लाइट बीम निकली जो सामने वाली दीवार से जा टकराई। लाइट बीम ने दीवार को तोड़ते हुए पूरी इमारत को मानो खत्म कर दिया। फिर वही लाइट बीम चारों ओर घूमने लगी और एक एक कर पत्थरों को जोड़ती हुई वापस दीवार को आकार देने लगी, जैसे मानो वो रोशनी नहीं एक धागा हो। आत्रेय ये सब देखकर हैरान रह गया। दक्ष क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे? वो जो देख रहा था उसका सच्चाई से कोई वास्ता भी है या सिर्फ उसकी एक कोरी कल्पना? सोचते हुए आत्रेय आसपास नजर घुमा रहा था। उसे हैरान देख दक्ष मुस्कुराने लगा। दक्ष की नजर भी आत्रेय पर ही टिकी हुई थी। क्या अब तुम्हें लगता है कि लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है? पता नहीं, मैं इसे कॉस्मिक थ्रेड कहूं तो गलत नहीं होगा। लाइट बीम तो जैसे कोई बुनता हुआ माया जाल हो जो हर चीज को एक नई रियलिटी दे सकता है। पर कैसे और क्यों? आत्रेय की आंखों में दर्जनों सवाल घूम रहे थे। दक्ष मुस्कुराने लगे। वो बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गए। कुछ सेकंड बाद जब दक्ष कमरे में वापस आए तो उनके हाथों में 2 पानी के ग्लास थे जिसे लाल रंग की मिट्टी से बनाया गया था। तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी पी लो। आत्रेय ने तेजी से पानी पी लिया। सच में उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि क्या मंगल ग्रह में पानी होता है? पर फिलहाल इससे ज्यादा जरूरी दूसरा सवाल था। क्या मैं भी आपकी ये कला सीख सकता हूँ? क्या मैं भी लाइट मैनिपुलेटर बन सकता हूँ? हो सकता है काव्या सही हो, यही मेरा दूसरा स्टेज हो। सीख सकते हो। तुम्हारा यहाँ आना ही इस बात का संकेत है कि तुम सीख सकते हो, वरना मार्स की डर्ट लंबे समय तक किसी को यहाँ टिकने नहीं देती। मार्स की डर्ट? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे धूल के वो लाल बारीक कण यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हो। सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं आत्रेय, मार्स की आर्मी कहो। लाल यूनिफॉर्म वाली यूनिक मार्शियन आर्मी। लाल यूनिफॉर्म वाली आर्मी? अभी आत्रेय दक्ष की कही बातों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि लाल धूल का एक झोंका खिड़की से अंदर आया और देखते ही देखते उसके कण एक दूसरे से दूर हटने लगे।
आत्रे हैरानी से उसे देख रहा था। उसने देखा कि हर एक कण एक छोटे से सोल्जर में बदल गया। मधुमक्खी के आकार के सैकड़ों सोल्जर्स की भीड़ उस कमरे में जमा हो गई, जो अपने पंखों के सहारे हवा में उड़ रहे थे। इस बार आत्रे की बस आंखें चौड़ी नहीं हुई, उसका मुंह भी खुल गया। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे कहे और क्या कहे। उन सभी नन्हे सोल्जर्स के हाथ में छोटे छोटे भाले थे। आंखें अभी भी बिल्कुल काली नजर आ रही थी और सबकी आंखें आत्रे पर ही टिकी हुई थी। अचानक सबकी काली आंखें एक साथ लाल रंग में बदल गई और आत्रे को एक तेज झटका महसूस हुआ। ये टाइनी फौज आत्रे के साथ क्या करने वाली थी? दक्ष आगे क्या करेगा? क्या आत्रे लाइट को कंट्रोल कर पाएगा? कैसे होगा उसका सेकंड स्टेज पूरा? धोती मृणाल के साथ अब आगे क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग।